आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये हमारे एंटी एंजाइनल ड्रग्स का टॉपिक है, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन जो पढ़ाया था उसमें हमारी नाइट्रेट्स ड्रग्स थी और एंटी एंजाइनल हमारी एंजाइना में जो नाइट्रेट्स है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है, राइट। तो इसका मैकेनिज्म आज हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म, फार्माकोकाइनेटिक, टॉलरेंस, एडवर्स इफेक्ट एंड साइनाइड पॉइजनिंग। यानी कि नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म क्या है, उसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, टॉलरेंस क्या है एंड साइनाइड पॉइजनिंग में वो किस तरीके से इफेक्टिव होती है, राइट। तो अगर सिंपल सी बात करें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एंजाइना में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि एंजाइना में क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बट ऑक्सीजन एक सफिशिएंट अमाउंट में हमारे मायोकार्डियल सेल्स तक पहुंच नहीं पाती है। सो उस कंडीशन में हमें एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना हमारा सबसे पहला मोटिव होता है, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी नाइट्रेट्स ड्रग्स हैं कुछ उसी मैकेनिज्म पे काम करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म क्या है। ओके, सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिज्म, सो नाइट्रेट्स बेसिकली क्या करते हैं। देखिए नाइट्रेट्स का क्या मैंने बताया कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। ब्लड वेसल्स को डायलेट क्यों करना है, ताकि जो प्रीलोड है ना हार्ट पे का वो रिड्यूस हो जाए। कैसे? सो नाइट्रेट्स डाइनाइट्रेटेड इन द स्मूथ मसल सेल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, यानी कि डाइनाइट्रेट का मतलब क्या है कि जो नाइट्रेट्स हैं उनमें, जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया कि ड्रग्स है हमारे ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरल मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। सो इसमें से जैसे आइसोसॉर्बाइड क्या है, ग्लूकोज मॉइटी है, उससे क्या अलग हो जाएगा, जो नाइट्रेट है ना वो अलग हो जाएगा। आइसोसॉर्बाइड मॉइटी से नाइट्रेट अलग हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ नाइट्रेट, ये बचा। ठीक है, अब ये नाइट्रेट हमारा बेसिकली ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा, इनसाइड द सेल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स की सेल्स में। सो अगर हम नाइट्रेट्स के मैकेनिज्म की बात करें तो सिंपल सी बात है कि नाइट्रेट्स को क्या करना है, हार्ट के ऊपर लगने वाला जो लोड है उस प्री लोड को कम करना है। कैसे करेंगे? सो हमें पता है कि जो नाइट्रेट्स की ड्रग्स होती हैं जैसे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्राइट, सो इनके साथ आइसोसॉर्बाइड क्या है, एक ग्लूकोज मॉइटी है, राइट। सो उस ग्लूकोज मॉइटी के साथ हमारा नाइट्रेट जुड़ा हुआ होता है। उस ग्लूकोज मॉइटी का एज इटसेल्फ कोई रोल नहीं होता है, वो हमारी बॉडी में उस ग्लूकोज मॉइटी से नाइट्रेट अलग हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, ठीक है, ये हमारी ड्रग है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। सो इस डाइनाइट्रेट का मतलब दो नाइट्रेट, ठीक है। तो आइसोसॉर्बाइड क्या है, ये हमारी ग्लूकोज मॉइटी है। सो इस ग्लूकोज मॉइटी से जो डाइनाइट्रेट ने दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रेट ये अलग हो जाएंगे हमारी बॉडी में जाकर के, एंड देन वो जो नाइट्रेट की मॉइटी है वो कहाँ जाएगी, डाइनाइट्रेट इन द, डाइनाइट्रेट का मतलब क्या है, ये आइसोसॉर्बाइड से जो नाइट्रेट है वो अलग होकर के इन द स्मूथ मसल्स ऑफ आर्टरीज, जो स्मूथ मसल्स है आर्टरीज की, फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी की जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, यानी कि जो आर्टरी की जो वॉल है ये हमारी स्मूथ मसल से बनी होती हैं। तो इन वॉल्स में जो सेल्स हैं बेसिकली हमारे नाइट्रेट्स उन वॉल्स में जाएंगे, यानी सेल्स में, राइट। सो डाइनाइट्रेट इन द स्मूथ मसल सेल्स ऑफ आर्टरीज एंड रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो आपको क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा ब्लड सेल्स में, ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी सेल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये हमारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ये जो सेल है, इस सेल में ये जो नाइट्रिक एसिड है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एंटर करेगा, राइट। इट स्टिमुलेट ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जीटीपी इनटू सीजीएमपी। अब देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो एंटर किया ये क्या किसको स्टिमुलेट करेगा, ग्वानिल साइक्लेज को। ग्वानिल साइक्लेज इस हमारी सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, कौन सी सेल में, ब्लड वेसल्स की सेल में। सो ग्वानिल साइक्लेज का बेसिक रोल क्या होता है कि ग्वानिल साइक्लेज किसको एक्टिवेट करता है, जीटीपी, और ये जीटीपी, ये ग्वानिल साइक्लेज जीटीपी को एक्टिवेट करेगा। ये जीटीपी किस में कन्वर्ट होता है, सीजीएमपी में, सीजीएमपी, यानी ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेट जीटीपी एंड ये जीटीपी सीजीएमपी बनाता है। और ये जो सीजीएमपी है इसका रोल क्या है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। मतलब क्या कि अगर हम
सीजीएमपी के लेवल को बढ़ा देंगे, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे ब्लड वेसल्स का जब डायलेशन हो जाएगा तो हार्ट पे लगने वाला जो लोड है वो कम हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रीलोड कम हो जाएगा एंड ब्लड वेसल्स का डायलेशन जो है वो हो जाएगा। ब्लड वेसल्स का डायलेशन बेसिकली हमको यहाँ पे करना है, राइट। सो हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो क्या करेंगे, इट स्टिमुलेट ग्वानिल साइक्लेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जीटीपी इनटू सीजीएमपी। सो हमारी जो नाइट्रिक ऑक्साइड होंगी वो किस पे काम करेंगी, ग्वानिल साइक्लेज पे, और वो ग्वानिल साइक्लेज जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करता है एंड ये जो सीजीएमपी है ये ब्लड वेसल्स का डायलेशन करने में हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात क्या है कि नाइट्रेट्स इन्वॉल्व इन द स्टिमुलेशन ऑफ ग्वानिल साइक्लेज एंड दैट ग्वानिल साइक्लेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर converting GTP into CGMP, and increase in the CGMP results in the increased blood vessels dilation, results in increased dilation of blood vessels, right? So यहाँ पे blood vessels का dilation हो जाएगा, जितना ही इसका लेवल बढ़ेगा, किसका, CGMP का, उतना ही blood vessels का dilation होगा। तो हमें इसको इंक्रीज कराना है, तो इसको इंक्रीज कराने के लिए हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड ने इस पे काम किया। सिंपल सी बात ये है, इसको और थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने भी जैसे बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे ग्वानिल साइक्लेज को, जो हमारे किसमें प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उस वॉल की सेल में। ब्लड वेसल्स जो हमारे स्मूथ मसल सेल है, आर्टरीज एंड वीन्स की, उन वीन्स की एंड आर्टरीज की सेल में हमारा ग्वानिल साइक्लेज प्रेजेंट है एंड हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड उसी को स्टिमुलेट करेंगे, और ये अगर ये स्टिमुलेट होगा तो ये जीटीपी के लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है, ग्वानिल ट्राइफॉस्फेट, एंड ये जीटीपी किसको इंक्रीज करेगा साइक्लिक जीएमपी को, सीजीएमपी जिसको हम बोलते हैं। एंड अगर साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होता है तो हमेशा याद रखना है कि जो स्मूथ मसल्स है हमारी आर्टरीज एंड वीन्स, उनका हमेशा डायलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी आर्टरी या वीन्स है, ठीक है, बेसिकली वीन्स की अगर हम बात करें, आर्टरीज पे भी इफेक्टिव होता है लेकिन आर्टरीज पे लेस इफेक्टिव होता है, वीन्स पे ज्यादा इफेक्टिव होता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। सो ये हमारी पहले की अगर वीन्स हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रिक्टेड है, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है ये इन्हीं वॉल्स की सेल पे काम करेगा और इनका डायलेशन कर देगा कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे डायलेशन होगा तो किस तरीके से होगा, देखो, डायलेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वीन्स, डायलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स क्या होगा, अगर डायलेशन हो जाएगा तो जो हार्ट के पास ब्लड की सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। और ब्लड सप्लाई अगर हार्ट के पास इंक्रीज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसकी भी सप्लाई हार्ट तक इंक्रीज हो जाएगी। और एंजाइना में क्या होता है कि जो हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उनको नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो डाई हो जाती है बेसिकली। सो यहाँ पे ब्लड वेसल्स को डायलेट अगर हम करेंगे तो जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा, और ज्यादा अमाउंट में अगर ब्लड जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। ऑक्सीजन भी हमारा सफिशिएंट अमाउंट में हमारे हार्ट की इस्कीमिक सेल्स जो डाई होने के कगार पे हैं, इस्कीमिक सेल्स का मतलब जिनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, उनमें ऑक्सीजन जो है फुलफिल हो जाएगा एंड हार्ट को जो एंजाइना का अटैक है वो रिलीफ हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से काम किया जाएगा। सो डायलेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज redistribution of blood to the heart, fulfill the oxygen requirement, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। एंड जो एंजाइना का अटैक होगा, क्यों है बेसिकली कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हार्ट की जो सेल्स हैं वो डाई होने लगती है, इसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी हम बोलते हैं, उस वजह से एंजाइनल अटैक इंड्यूस होता है। सो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे तो एंजाइनल अटैक जो है वो हमारा प्रिवेंट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली हम इस मैकेनिज्म पे काम करेंगे। सो ये हमारा क्या हुआ, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स क्या करते हैं, हमारे स्टिमुलेट करते हैं ग्वानिल साइक्लेज को, वो ग्वानिल साइक्लेज स्टिमुलेट करता है जीटीपी को, जीटीपी स्टिमुलेट करेगा साइक्लिक जीएमपी को,
साइक्लिक जीएमपी स्मूथ मसल्स या ब्लड वेसल्स की वॉल को डायलेट करेंगी। ब्लड वेसल्स की वॉल डायलेट अगर होगी तो जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है उनका डायलेशन होगा एंड मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड जो है हमारे हार्ट तक पहुंचेगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो होगा तो फुलफिल द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट टू द हार्ट, जिसकी वजह से एंजाइना अटैक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हमारा हुआ मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की, क्या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है इसका? फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर की बात है, जो हमारी जितनी भी नाइट्रेट्स होती हैं इनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है? हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि ये जो ड्रग्स है हमारे लीवर में जब जाएंगी, ब्लड में सर्कुलेट होकर के एब्जॉर्प्शन जब इनका होगा, जब ये लीवर में जाएंगी, ये मान लीजिए ये लीवर है, तो लीवर में ये ड्रग्स इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, यानी कि ये ड्रग जो है एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होंगी। सो उस अमाउंट में जो हमारी मेन ड्रग है, जितनी हमारी ड्रग को एक्शन देना है उतनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाएगी। सो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि हाई अमाउंट में जो एक्टिव ड्रग है उसका इनएक्टिव में कन्वर्जन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कहाँ होता है? ये लीवर में। सो नाइट्रेट्स हमारी क्या करती हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की वजह से इनको हम हमेशा सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है? इनको हम कभी भी ओरल रूट से नहीं दिया जाता, बिकॉज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देयर oral bioavailability is very low, hence given by sublingual route। सबलिंगुअल रूट क्या मतलब होता है? दो हमारे माउथ में दो रूट होती हैं, एक होता है हमारा टंग के नीचे जो हमारी होती है दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल रूट। जो चीक्स में हम देते हैं, चीक में जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं बक्कल रूट, राइट? सबलिंगुअल रूट क्यों दिया जाता है? सबलिंगुअल रूट में जो टंग के नीचे हमारी बहुत हाई अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती हैं बहुत हाई अमाउंट में, राइट? बहुत फास्टली वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का। सो उसलिए जितनी भी एंजाइना की ड्रग्स होती हैं हम सबलिंगुअल रूट से दी जाती है, राइट? सो सबलिंगुअल रूट से hence एंजाइनल ड्रग्स आर गिवन बाय सबलिंगुअल रूट। बट एक चीज यहाँ पे जो इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन काफी स्लो होता है या शॉर्ट होता है। स्लो नहीं, हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट होता है, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन हाई होता है। यहाँ पे मैं दो टर्म यूज कर रही हूँ, एक मैं बोल रही हूँ ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक मैं बोल रही हूँ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए क्या अंतर है। बट their onset of action is 2 to 3 minutes, but duration of action is short। क्या मतलब है यहाँ पे? ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब है कि कोई भी ड्रग कितने टाइम के अंदर अपना एक्शन दे रही है। जैसे कि 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर उसने अपना एक्शन दे दिया, तो ड्रग खाने के बाद या ड्रग लेने के बाद कितने टाइम ड्यूरेशन में उसने अपना इफेक्ट देना शुरू कर दिया, उसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है कि ड्रग अपना कितने टाइम तक एक्शन दे रही है, ड्यूरेशन ऑफ उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने थेरेपेटिक इंडेक्स का अगर चार्ट पढ़ा हो, सो जितना टाइम लगता है ड्रग को, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रग का इफेक्ट अगर आना शुरू हुआ तो इसको हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। और कितने टाइम तक ये ड्रग हमारी बॉडी में अपना एक्शन देती रही उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है इसका शॉर्ट होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सो किसका शॉर्ट होगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट, काफी शॉर्ट होता है, बट ऑनसेट ऑफ एक्शन भी इसका काफी रैपिड होता है। 2 to 3 मिनट के अंदर ये जो ड्रग्स है हमारी एक्शन देना शुरू कर देती है। इसीलिए एंजाइनल अटैक में मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग होती है, क्योंकि एंजाइनल अटैक में हमको क्या करना होता है? हाई अमाउंट में ऑक्सीजन की डिलीवरी देनी होती है हार्ट में। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इनका 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के अंदर ड्रग अपना एक्शन देना शुरू कर दे रही है। सो जितना जल्दी हो सके हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी मिल जा रही है। सो इसलिए जितनी भी हमारी नाइट्रेट्स होती हैं ये फर्स्ट लाइन ड्रग मानी जाती है हमारे एंजाइना की। ओके, अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की।
एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो जितनी भी ड्रग्स हमारी क्या करती हैं, वैसोडाइलेशन करती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स का डायलेशन करती हैं, यानी कि उनकी एरिया को ब्रॉड करती हैं, राइट, वाइड करती हैं। सो अगर वैसोडाइलेशन कोई अगर ड्रग करती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट भी उसी लेवल पे होगा। यानी कि पहली बात तो जितनी भी हमारी नाइट्रेट्स होती हैं ये करती हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। पोस्चुरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन किसी एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में अपने आप को चेंज करता है तो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन बैठा है, ठीक है, बैठने के 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो अचानक से जब खड़ा होगा तो उसकी बॉडी में पोस्चर चेंज होने की वजह से ड्रास्टिक ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। और ये क्यों होता है? वैसो डायलेशन होने की वजह से, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो चुका होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो ब्लड की सप्लाई है हार्ट तक वो रिड्यूस होने लगती है एक ही पोस्चर में। सो इसलिए हम बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सो इसके अलावा हेडेक इंड्यूस करती हैं, हेडेक करती हैं, फ्लशिंग, फ्लशिंग, ट्रेकिकार्डिया। पोस्चरल हाइपोटेंशन हुआ, हेडेक क्यों करती हैं भाई? ये हमारी इसके अलावा भी कई सारी स्मूथ मसल्स पे काम करती हैं। जो हमारी जितनी भी नाइट्रेट्स होती हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स के अलावा या उसके अलावा कई सारी हमारी स्मूथ मसल्स पे काम करती है, जैसे कि फूड पाइप, इसोफेगस पे, ब्रोंकाई पे और भी कई सारी ब्लड वेसल्स पे। सो इसका जो एडवर्स इफेक्ट है ये हमारी बाकी की जितने भी ब्लड वेसल्स हैं या जो स्मूथ मसल्स हैं उस पर भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका भी डायलेशन करती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? हेडेक इंड्यूस होने लगता है। तो ये हेडेक भी क्या है? एक तरह से एडवर्स इफेक्ट है हमारे नाइट्रेट्स का। इसके अलावा फ्लशिंग, रेडनेस होने लगती है फेस पे, एंड टेकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया। ये तो हमारा हुआ नाइट्रेट्स का एडवर्स इफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं इसके टॉलरेंस की, क्या टॉलरेंस है? तो अगर टॉलरेंस की बात करें यहाँ पे तो जो नाइट्रेट्स होती हैं वो हाई टॉलरेंस इंड्यूस करती हैं। मतलब कि कुछ टाइम के बाद अगर किसी पर्सन को कॉन्टिन्यूसली अगर सिर्फ नाइट्रेट्स ड्रग्स ही दी जाए या आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट दे दी जाए, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट दे दी जाए, सो उस पर्सन की बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ टॉलरेंस जनरेट होने लगता है। यानी वो पर्सन नाइट्रेट के लिए इररिस्पॉन्सिव हो जाता है, वो रिस्पॉन्स देना कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर नाइट्रेट्स का यूज किया जा रहा है उस कंडीशन में। अच्छा, ये प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज कब करते हैं? एक होता है हमारा ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच क्या करता है? ट्रांसडर्मल पैच अगर आपको पता हो तो बॉडी के किसी पार्ट पे या आर्म्स पे या चेस्ट पे किसी पे पैच, इतनी ऐसे टाइप के पैच होते हैं सर्कुलर, ठीक है, कॉटन के बने हुए, और इनके ऊपर ड्रग लोडिंग कर दी जाती है। इसको हम बोलते हैं लोडिंग ऑफ ड्रग। सो इसके ऊपर नाइट्रेट्स जो है हमारे होते हैं, एंड इन इस पैच को, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच, इनको कहीं पे भी पैचअप कर दिया जाता है, या आर्म्स में कर दिया जाएगा या चेस्ट पे कर दिया जाएगा। एंड इस ट्रांसडर्मल पैच से धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी टाइप का, काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक जो नाइट्रेट है वो रिलीज होता है और ब्लड वेसल्स में एंटर करता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड बोल सकते हैं कि प्रेशर है या वैसो डायलेशन है वो एक कॉन्टिन्यूस टाइम तक चलता रहता है, ताकि पर्सन को एंजाइना आने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ब्लड वेसल्स का डायलेशन हुआ रहेगा, तो एंजाइनल अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रांसडर्मल पैच लगा देंगे, उसमें ड्रग की लोडिंग कर देते हैं, ड्रग उसमें अटैच कर दिया जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि ड्रग उसमें ऐड कर दी जाती है उस पैच में। एंड देन वो उस पैच से धीरे धीरे वो जो ड्रग है स्किन के थ्रू ब्लड वेसल्स में एंटर करेगी, एंड वो जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं या कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जाएगी। सो प्रोलॉन्ग्ड यूज करने की वजह से ये जो नाइट्रेट्स हैं ये बॉडी में इनटॉलरेंस क्रिएट करने लगती हैं, जिसकी वजह से अब एक टाइम के बाद वो पर्सन नाइट्रेट्स के लिए इररिस्पॉन्सिव हो जाएगा, नॉन रिस्पॉन्सिव जिसको हम बोलते हैं, राइट। सो ये हमारी जो नाइट्रेट्स हैं they induce tolerance
ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज करने की वजह से टॉलरेंस इंड्यूस करती हैं वाया ट्रांसडर्मल पैच स्पेशली। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका नाइट्रेट्स का एडवर्स इफेक्ट, उसका टॉलरेंस, उसका फार्माकोकाइनेटिक, उसका मैकेनिज्म। अब बात करते हैं यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक यूज है हमारे नाइट्रेट्स का, दैट इज कॉल्ड साइनाइड पॉइजनिंग में। साइनाइड पॉइजनिंग में हमारे नाइट्रेट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? अब ये साइनाइड पॉइजनिंग में होता क्या है बेसिकली? सो साइनाइड पॉइजनिंग में जितनी भी हमारी सेल्स होती है ना, ये सपोज हमारी सेल्स है बॉडी की, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है? जो भी ऑक्सीजन आती है हमारी सेल के पास, उसके यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सेल्स। यानी कि सेल्स के पास ऑक्सीजन तो आ गई, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन यानी वो जो सेल्स है वो ऑक्सीजन का यूज किस तरीके से करेंगे? किस एंजाइम की हेल्प से? तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की वजह से। अब साइनाइड क्या करते हैं? साइनाइड ब्लॉक कर देते हैं इस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को। साइनाइड हमारे क्या करेंगे? साइनाइड पॉइजनिंग में वो साइनाइड हमारी सेल्स में इस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो सेल्स जो है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन उनके पास है लेकिन वो यूज नहीं कर पाएंगे उसको। सो अगर ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर पाएंगे तो सेल्स ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से डाई होने लगेंगी। इसी तरीके से साइनाइड पॉइजनिंग में इसी पेशेंट की जो है क्या बोलते हैं, डेथ होने लगती है। क्योंकि सेल्स क्या फील करने लगती हैं, जिसको हम बोलते हैं एक बोल सकते हैं आपकी सफोकेशन की कंडीशन आप बोल सकते हैं। सेल्स जो है ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से डाई होने लग रही हैं बेसिकली, राइट। सो उस कंडीशन में अब हमारे साइनाइड्स क्या करते हैं? हमारे साइनाइड्स सबसे पहले एक होता है, हमें पता है कि हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में। जब हम नाइट्रेट्स देते हैं, कोई भी हमने दिया सोडियम नाइट्रेट, मान लो सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट देने के बाद ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मीथेन हीमोग्लोबिन में, मेथ हीमोग्लोबिन। अब ये जो मेथ हीमोग्लोबिन है ना, इस कंपाउंड से हमारा साइनाइड अब इजीली बाइंड हो सकता है। हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होता है, मेथ हीमोग्लोबिन से बाइंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सेल्स में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक करता है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ही मीथ हीमोग्लोबिन बनेगा तो इससे साइनाइड जुड़ जाएगा, साइनाइड इससे जुड़ जाएगा। एंड फिर ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? साइनो मेथ हीमोग्लोबिन। यानी कि पहले हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन में जब हमने सोडियम नाइट्रेट दिया, कोई भी नाइट्रेट जब हम देते हैं तो वो नाइट्रेट्स हमारे इस हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट करते हैं मेथ हीमोग्लोबिन में। एंड जैसे मेथ हीमोग्लोबिन बन जाता है ब्लड में तो वो उससे साइनाइड इजीली बाइंड हो जाता है। साइनाइड जब जैसे मेथ हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा तो साइनोमेथ हीमोग्लोबिन बना देगा, राइट। अब ये साइनोमेथ हीमोग्लोबिन क्या करेंगे? इसको हम बहुत इजीली बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर सकते हैं। कैसे? बाय गिविंग आईवी इन्फ्यूजन देते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, सोडियम थायोसल्फेट। ये सोडियम थायोसल्फेट इन्फ्यूजन जब देंगे तो ये सोडियम थायोसल्फेट जो साइनोमेथ हीमोग्लोबिन है इसके साथ बाइंड करके इसको किडनी से एक्सक्रिएट करवा देगा। एक्सक्रिएट थ्रू किडनी वाया यूरिन, एक्सक्रिएट थ्रू किडनी वाया यूरिन। तो हमने देखा कि भाई जो हमारे साइनाइड है इटसेल्फ बॉडी से बाहर नहीं आ सकते जब तक कि नाइट्रेट्स ना दी जाए। तो नाइट्रेट्स देने का हमारा मेन मोटिव हमारा यही है
कि हम नाइट्रेट्स दे करके हीमोग्लोबिन को मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर दें, एंड देन ये मेथ हीमोग्लोबिन साइनाइड के साथ जुड़ करके क्या बनाएगा, साइनोमेथ हीमोग्लोबिन। ये साइनोमेथ हीमोग्लोबिन सोडियम थायोसल्फेट जब इन्फ्यूजन के थ्रू देंगे, देन वो ये सोडियम थायोसल्फेट साइनोमेथ हीमोग्लोबिन को बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवा देगा और पेशेंट जो है वो साइनाइड पॉइजनिंग से ट्रीट हो जाएगा। सो ये हमारा यूज था एक तरह से नाइट्रेट्स का, जो पेपर में पूछा जाता है कि साइनाइड पॉइजनिंग में नाइट्रेट्स का यूज क्या है, राइट। सिंपल सी बात ये है। तो आज हमने क्या पढ़ा, नाइट्रेट्स का मैकेनिज्म, उसका एडवर्स इफेक्ट, उसका फार्माकोकाइनेटिक पढ़ा, उसका टॉलरेंस पढ़ा, एंड उसका हमने क्या पढ़ा, साइनाइड पॉइजनिंग में नाइट्रेट्स का यूज क्या है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। ओके, तब तक थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।